हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर्स। यानी कि स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, यानी कि हमारे स्लीप पैटर्न के अंदर अगर कोई डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है या फिर हमारे स्लीप पैटर्न के अंदर अगर कोई चेंज हो जाता है और उस चेंज की वजह से हमारी हेल्थ जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट आता है। उसके अंदर नेगेटिवली जो है एक तरह से कहीं ना कहीं हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आती है, तो वो स्लीप डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। जैसे कि नींद का कम आना, जैसे कि नींद का ज़्यादा आना, जैसे कि नींद के अंदर कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज करना। यानी कि हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, एक तरह से हम जब सो रहे होते हैं, जो एक नींद का नॉर्मल पैटर्न होता है, उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो निद्रा रोग कहलाता है। तो वो नींद से संबंधित जो है वो रोग कहलाता है। तो नींद से संबंधित कई सारे डिसऑर्डर्स हैं और उन डिसऑर्डर में से एक डिसऑर्डर है इंसोमेनिया, यानी कि अनिद्रा, यानी कि नींद का कम आना। तो ये इंसोमेनिया क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं? तो इंसोमेनिया, the essential feature of insomnia disorder is dissatisfaction with sleep characterized by difficulty falling asleep। यानी कि जो इंसोमेनिया डिसऑर्डर है वो या तो नींद से असंतुष्टि हो, या फिर सोने में जो है वो डिफिकल्टी हो, या फिर डिफिकल्टी मेंटेनिंग स्लीप, या जो है वो स्लीप को बनाए रखने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो, और डिफिकल्टी रिटर्निंग टू स्लीप आफ्टर अवेकनिंग्स ड्यूरिंग द नाइट, या फिर रात के समय एक बार अगर उठ जाए तो उठने के बाद दोबारा से सोने में अगर कठिनाई हो तो उसको हम इंसोमेनिया बोलते हैं। तो वो अनिद्रा कहलाती है। ऐसा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 2013 में ये बातें कही हैं। अब हम कब कहेंगे कि पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो उसको अनिद्रा रोग है, यानी कि उसको इंसोमेनिया है। तो इंसोमेनिया के लिए एक पर्टिकुलर जो क्वांटिटेटिव जो क्राइटेरिया है वो, यानी कि क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया फॉर इंसोमेनिया डिसऑर्डर्स इंक्लूड फ्रीक्वेंसी एट लीस्ट 3 नाइट्स पर वीक एंड ड्यूरेशन एट लीस्ट 3 मंथ्स। यानी कि लगातार 3 महीने तक हर हफ्ते में अगर 3 दिन 3 बार अगर व्यक्ति को नींद नहीं आती तो हम मान सकते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो अनिद्रा रोग से पीड़ित है। तो ये इंसोमेनिया डिसऑर्डर्स की कुछ फीचर्स थी, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इंसोमेनिया है वो क्या है। अब हम ये देखते हैं कि जो इंसोमेनिया है उसके पीछे क्या कारण है, कि नींद व्यक्ति को क्यों नहीं आती, अनिद्रा क्यों हो जाती है, या फिर इसके टाइप, कि जो इंसोमेनिया है वो कितने टाइप का होता है। तो इंसोमेनिया अनिद्रा जो है वो 2 तरह की होती है। एक तो इंसोमेनिया तब हो सकता है, उसका नाम है प्राइमरी इंसोमेनिया, जब जिसके पीछे ना तो कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, ना कोई साइकेट्रिक बीमारी होती है, ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर काम कर रहा होता है। तो इस तरह से जब नींद नहीं आती हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंसोमेनिया। दूसरी जो टाइप है इंसोमेनिया की वो है सेकेंडरी इंसोमेनिया। सेकेंडरी इंसोमेनिया तब पैदा होता है, हम उसको बोलते हैं जब जो अनिद्रा है वो किसी दूसरे कारण से होती है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे दूसरे कारण है, जैसे कि या तो मेडिकल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर, या फिर स्लीप से संबंधित ही कुछ दूसरे रोग जिनकी वजह से इंसोमेनिया पैदा होता है। तो प्राइमरी इंसोमेनिया और सेकेंडरी इंसोमेनिया, प्राइमरी इंसोमेनिया में कोई दूसरा कारण नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी इंसोमेनिया के अंदर नींद न आने के पीछे कोई ना कोई दूसरी कंडीशंस होती है जिससे व्यक्ति को इंसोमेनिया होता है। अब अगर हम बात करें कि जो इंसोमेनिया है उसके क्या कारण हैं, नींद आने के पीछे, नींद न आने के पीछे कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो तो है स्ट्रेस। कई बार व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस के अंदर होता है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं उनकी वजह से व्यक्ति को नींद नहीं आती। इसी तरह से जो एंजाइटी है, अगर व्यक्ति के अंदर कोई चिंता चल रही है तो चिंता भी अनिद्रा का कारण बनता है। इसी तरह से डिप्रेशन, यानी कि
व्यक्ति अगर डिप्रेशन के अंदर है तो डिप्रेशन भी अपने आप जो है एक अनिद्रा का कारण बनता है। इसी तरह से सेक्स यानी कि मेल और फीमेल फीमेल के अंदर ही देखा गया है कि कई बार ज़्यादा जो इंसोमेनिया है वो पैदा हो सकता है। हालांकि कई स्टडीज ऐसी भी हैं कि उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एज। अब एज ये देखा गया है कि जो थोड़ा ओल्ड एज है उसमें नींद जो है वो कम आती है बजाय कि यंग के। और इसी तरह से एक और कारण है इंसोमेनिया का, वो है मेडिकेशन। कई बार व्यक्ति जो हो दवाई ले रहा होता है और उस दवाई के इफेक्ट की वजह से नींद नहीं आती। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है स्टिमुलेंट्स, यानी कि ऐसी चीजें जो जैसे कि चाय है, कॉफी है, क्योंकि ये उत्तेजक है, एक तरह से शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करने वाली चीजें हैं, तो इन स्टिमुलेंट्स की वजह से भी कई बार नींद नहीं आती। नेक्स्ट जो है वो है मेडिकल कंडीशंस सच एज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, स्लीप जैसे कि स्लीप एपनिया है, डायबिटीज है, सीबीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। यानी कि ये सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से इंसोमेनिया हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है स्लीप डिसऑर्डर्स सच एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि स्लीप से संबंधित कुछ दूसरे रोग जिनकी वजह से इंसोमेनिया हो सकता है। इसी तरह से इन्वायरमेंटल चेंजेज और स्लीप हैबिट्स, यानी कि सोने से संबंधित कौन सी हैबिट है या फिर इन्वायरमेंट के अंदर क्या चेंजेज हो रहे हैं, ये चेंजेस भी कहीं ना कहीं इंसोमेनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इन्हीं कोजेज को हम एक दूसरी स्लाइड के माध्यम से भी देखेंगे, एक दूसरे तरीके से भी इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स। तो कहीं ना कहीं इंसोमेनिया के अंदर जेनेटिक जो फैक्टर हैं उनका भी रोल है, यानी कि इंक्रीज्ड प्रिवेलेंस ऑफ इंसोमेनिया हैज बीन ऑब्जर्व्ड अमंग मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर्स, यानी कि एक पर्टिकुलर फैमिली है, सदस्य है, तो उससे संबंधित जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर ही देखा गया है कि जो इंसोमेनिया है उसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह से जो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस हैं उनके अंदर जो है वो इंसोमेनिया जो है वो मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो जीन्स है एक तरह का वो जीन्स जो है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट पीढ़ी को वैसा ही जीन्स मिल जाता है और इसकी वजह से व्यक्ति को जो है वो अनिद्रा का रोग हो सकता है। इसी तरह से कुछ न्यूरोबायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी इंसोमेनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल हाइपर अराउजल, पेशेंट्स विद इंसोमेनिया हैव इंक्रीज्ड होल बॉडी मेटाबॉलिक रेट, increased cortisol and ACTH, particularly in the evening and early sleep hours, altered heart rate variability, and altered secretion of norepinephrine and cytokines। यानी कि कुछ न्यूरोबायोलॉजिकल जो फैक्टर हैं वो इंसोमेनिया के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कोर्टिसोल से बढ़ा हुआ कोर्टिकॉइड्स अगर शरीर के अंदर बढ़े हुए हैं तो वो सोने नहीं देते। इसी तरह से अगर एसीटीएच का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी व्यक्ति को जो है वो अराउज्ड रखता है, व्यक्ति के शरीर को जो है वो उस एक अराउज स्टेट में रखता है और इस कारण से व्यक्ति को जो है वो नींद नहीं आती, क्योंकि जो नोरपेनेफ्रिन का एक्सक्रीशन है वो भी एक अराउजल पैदा करने वाली सिचुएशंस होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अनिद्रा के कारण है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि अगर व्यक्ति को एंजाइटी डिप्रेशन से है तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं जो है वो अनिद्रा के लिए, इंसोमेनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से कुछ सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं इंसोमेनिया से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंसोमेनिया इज ऑफन परसिपिटेट बाय सोशल और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेसर हमारे जो हैं वो या तो समाज की तरफ से आते हैं, हमारे सामाजिक सिचुएशंस की वजह से होते हैं, या फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है जैसे आंधी तूफान या कोई ऐसा चेंज, या फिर हमारे सामाजिक इंट्रैक्शंस हैं वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिसकी वजह से जो है वो इंसोमेनिया हो सकता है। अगर अब हम बात करें अगर कि इंसोमेनिया की जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, तो इंसोमेनिया की ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहली बात तो जो है वो है सोमेटिक
ट्रीटमेंट्स, यानी कि इसके अंदर कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करके इंसोमेनिया को जो है वो उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। इसी तरह से कुछ जो है वो साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी सहायता से भी इंसोमेनिया को जो है वो ठीक किया जा सकता है। ये जो साइकोसोशल जो टेक्निक है उनमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो है स्टिमुलस कंट्रोल टेक्निक। अब ये स्टिमुलस कंट्रोल क्या है? तो स्टिमुलस कंट्रोल टेक्निक के अंदर ये देखा जाता है कि अगर कोई जो पर्टिकुलर जो स्टिमुलस है जो कहीं ना कहीं इंसोमेनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको अलग कर लिया जाता है। मान लो कि हम एक कमरे में सो रहे हैं और उस कमरे के अंदर एक घड़ी जो है वो व्यक्ति को नहीं सोने दे, तो हम उस घड़ी की जो टिक टिक है उसको कंट्रोल करके उस यानी कि उस स्टिमुलस को कंट्रोल करके जो है वो सोया जा सकता है। इसी तरह से कोई टीवी है तो वो भी एक स्टिमुलस है जो कहीं ना कहीं नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है नींद को जो है टीवी को बंद करके भी। इसी तरह से जहाँ हम सो रहे होते हैं वहाँ की जो एक पर्टिकुलर जो सराउंडिंग होती है उसके अंदर कई सारे जो स्टिमुलस होते हैं और उन स्टिमुलस की वजह से जब नींद नहीं आती तो हम उन स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं और उनको कंट्रोल करके तब जो है वो अनिद्रा का इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है साइकोलॉजिकल वो है स्लीप रिस्ट्रिक्टिव थेरेपी। यानी कि ये जो स्लीप रिस्ट्रिक्टिव थेरेपी क्या है, इसके अंदर इस टेक्निक के अंदर ये किया जाता है कि जो एक नींद का हमारा एक पर्टिकुलर जो पैटर्न है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया जाता है। यानी कि व्यक्ति को बेड के ऊपर तभी जाना चाहिए उसके नींद का जो समय है उसको एक तरह से कंट्रोल करके। क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर जब सोने की ड्राइव पैदा होगा, जब स्लीप ड्राइव पैदा होगा तभी व्यक्ति को जो है अच्छी नींद आएगी। अगर एक व्यक्ति के अंदर स्लीप ड्राइव है ही नहीं, यानी कि सोने का जो एक अंदर ही अंदर एक जो बेचैनी होती है कि मेरे को सोना है वो ड्राइव जब तक व्यक्ति के अंदर पैदा नहीं होगा तब तक व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। तो उस ड्राइव को पैदा करने के लिए स्लीप का जो टाइम है उसको कम करके कम से कम सोए व्यक्ति, कम से कम बेड के ऊपर रहे ताकि व्यक्ति को नेक्स्ट डे जो हो अच्छी नींद आए, नेक्स्ट नाइट जो हो अच्छी नींद आए। अगर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय नींद की कोशिश ही करता रहेगा, सोने के समय जो हो जो ज़्यादा लंबे समय तक अगर बेड के अंदर रहेगा, सोने की जो ड्यूरेशन है अगर वो ज़्यादा लंबी रखेगा तो उसके अंदर व्यक्ति को जो है वो नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे उस स्लीप पीरियड में जो है वो कट किया जाएगा, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो स्लीप ड्राइव पैदा होगा और अगर स्लीप ड्राइव पैदा होगा तो नींद जो है वो अच्छी आएगी और अनिद्रा जो है वो नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट टेक्निक हमारी ये थी स्लीप रिस्ट्रिक्टिव थेरेपी। नेक्स्ट जो थेरेपी है वो है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। यानी कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के अंदर ये किया जाता है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है उसको रिलैक्स करके, यानी कि ऐसी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं जिनसे जो शरीर है वो रिलैक्स हो जाए और जैसे ही शरीर जो है वो रिलैक्स होगा तो व्यक्ति को जो है वो अच्छी नींद आएगी। अब रिलैक्सेशन टेक्निक के अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मेडिटेशन है, इमेजिनरी है, बायोफीड टेक्निक है। इन टेक्निक की सहायता से शरीर को जो है वो एक तरह से रिलैक्स होना सिखाया जाता है। एक तरह से मसल्स जो है वो रिलैक्स करनी सिखाई जाती हैं और जितना शरीर ज़्यादा रिलैक्स होगा, अराउज्ड नहीं होगा, तो जितना रिलैक्स होगा मेडिटेशन के माध्यम से भी जो है वो रिलैक्स करवाया जा सकता है। तो ये जो है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के माध्यम से भी इंसोमेनिया का इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इरेशनल स्लीप रिलेटेड बिलीफ्स। यानी कि एक तरह से जो नींद से संबंधित जो अतर्कपूर्ण विचार हैं उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके, दोबारा से उनको स्ट्रक्चरिंग करके, उनमें चेंज करके जो इंसोमेनिया है उसको ठीक किया जा सकता है। और लास्ट में जो है वो है स्लीप हाइजीन। यानी कि स्लीप हाइजीन यानी कि प्रोमोट बिहेवियर्स दैट इम्प्रूव स्लीप। स्लीप हाइजीन में ये देखा जाता है कि स्लीप हाइजीन टेक्निक के अंदर कि जो व्यवहार
स्लीप को बढ़ावा देते हैं उनको अपनाया जाता है, और लिमिट बिहेवियर्स दैट हार्म स्लीप, और ऐसे व्यवहार जो स्लीप को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं उनको लिमिट किया जाता है, जैसे कि अवॉइड नैप्स, get regular exercise, maintain a regular sleep schedule, avoid stimulants, limit alcohol intake, don't look at the clock when awake in bed। यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं जो स्लीप हाइजीन से रिलेटेड है, स्लीप हाइजीन टेक्निक से रिलेटेड है। तो आज हमने हमें आज का हमारा टॉपिक यही था, जिसके अंदर जो है हमने ये देखा कि जो इंसोमेनिया है वो क्या होता है, उसकी कितनी टाइप है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, क्यों इंसोमेनिया हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको हम ट्रीटमेंट उसकी जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो आज का इतना ही।